नमस्कार, आपका पसंदीदा शो घंटी बजाओ लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। देश की राजधानी दिल्ली में 9 साल की एक बच्ची की दर्दनाक मौत हुई। आरोप यह है कि बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और फिर उसकी हत्या की गई। इस दरिंदगी पर सिर्फ शर्मसार हुआ जा सकता है, लेकिन शर्म उनको नहीं आती जो एक मासूम की मौत को भी अपनी सियासत का मंच बना देते हैं। दिल्ली में आज ऐसा ही हुआ है। बच्ची के माता पिता इंसाफ की मांग कर रहे हैं और नेता उन्हें इंसाफ दिलाने के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है कि जिस देश में हर दिन बलात्कार के 80 से ज्यादा मामले दर्ज होते हैं, वहां नेताओं की हमदर्दी सिर्फ कुछ मामलों पर ही जागती है? क्या जानबूझकर कुछ पीड़ित परिवारों को राजनीति का मोहरा बना दिया जाता है? तो घंटी बजाओ में आज हम आपको दिखाएंगे हमदर्दी की इस राजनीति का पूरा सच। इस रिपोर्ट को देखिए और बलात्कार जैसे अपराध पर भी राजनीति करने वाले नेताओं की घंटी बजाइए। फोन नंबर लिखा हुआ है 8422840000। फोन उठाइए और घंटी बजाइए। मुझे मेरी बेटी का न्याय चाहिए, न्याय। सीधी बात है, उनको फांसी दूंगा। मेरे को नहीं चाहिए नोट पानी किसी का भी। हम तो कैसे भी खा लेंगे भीख मांग के। एक रोटी तो पेट भर जाएगा, लेकिन अपना भगवान से अपनी बेटी तो नहीं मांग सकते। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मेरा काम उनकी मदद करने का है। जो कहते थे चुनाव के वक्त कि बहनों आपका भाई बैठेगा, एक आवाज लगाना, ना वो देश के प्रधानमंत्री आंसू पहुंचने गए। रेप और बलात्कार में यदि राजनीति करने की कोशिश की जाए तो मैं कहूंगा ये राजनीति का सबसे न्यून स्तर होता है। दूसरों को गाली देने के लिए प्रधानमंत्री जी का ट्वीट कपाल भाती की तरह ट्वीट होता है। बेटी के लिए, इस परिवार के लिए एक ट्वीट नहीं करता। हाथरस का जो जख्म है वो भी हमारा भरा है, और एक और जख्म कि हमारी बच्ची की हत्या होगी, उसके साथ दुराचार हुआ, उसके साथ अपराध हुआ और सबको जला दिया गया। ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। देश की राजधानी में एक मासूम की मौत हो जाती है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि ये मौत नहीं, हत्या है। उनका कहना है कि बच्ची से पहले बलात्कार हुआ, फिर उसकी हत्या की गई। 9 साल की बेटी को खोने वाले माता पिता पिछले 2 दिनों से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आधी बच्ची के पैर जले आए, पूरा आधे जले, आधी नहीं जले। मुझे मेरी बेटी का न्याय चाहिए, न्याय। मेरी बेटी का न्याय। मेरा क्या, मेरी तो बच्ची गई, बच्ची दोबारा तो आने नहीं मेरी। वो तो गई तो गई। मैं तो सीधी सी बात है, उनको फांसी दूंगा साहब। मेरे को तो बच्ची, मेरे को नहीं चाहिए नोट पानी किसी का भी। हम तो कैसे भी खा लेंगे भीख मांग के। एक रोटी तो पेट भर जाएगा, लेकिन अपना भगवान से अपनी बेटी तो नहीं मांग सकते। अब सवाल है कि इस परिवार को न्याय कौन दिलाएगा, क्योंकि जिनकी ये जिम्मेदारी है उन्हें राजनीति से फुर्सत नहीं। एक परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने के नाम पर उन्होंने सियासत का खेल शुरू कर दिया है। इंसाफ की मांग को अपने विरोधियों के खिलाफ राजनीतिक हथियार बना लिया है। बलात्कार और हत्या जैसे अपराध को भी जाति का रंग दे दिया गया है और हमदर्दी का दिखावा कर अपनी राजनीति को चमकाने निकल पड़े हैं। बच्ची की हत्या होगी, उसके साथ दुराचार हुआ, उसके साथ अपराध। ये वो चेहरे हैं जिनके लिए अपराध मायने नहीं रखता। ये देखते हैं कि अपराध किसके साथ हुआ, मतलब पीड़ित किस जाति का है, आरोपी किस जाति का है। ये देखते हैं कि अपराध किस राज्य में हुआ, मतलब वहाँ विरोधी पक्ष की सरकार है या अपनी सरकार है। ये वो नेता हैं जो ऐसी दर्दनाक घटना को भी सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घटना के करीब 60 घंटे बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचते हैं। कुछ वक्त उनके साथ
बिताकर अपनी हमदर्दी जताते हैं, उन्हें न्याय और इंसाफ का भरोसा दिलाते हैं, 10 लाख रुपए के मुआवजे का मरहम लगाते हैं और फिर कैमरे पर आकर दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा देते हैं। दिल्ली में कानून व्यवस्था को ठीक करने की बहुत जरूरत है। कानून व्यवस्था में दुरुस्ती लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि इस बारे में ठोस कदम उठाए जाएं और हम अपनी तरफ से उसमें पूरा सहयोग करेंगे। जो भी केंद्र सरकार हमसे कहेगी हम वो पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन दिल्ली में, दिल्ली देश की राजधानी है, वहां अगर इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो ये अच्छा मैसेज नहीं जाता। तो क्या यही कहने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां आए थे? सबको पता है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था की सीधी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के पास नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है, जिसे लेकर कई बार केंद्र से केजरीवाल सरकार का झगड़ा हो चुका है। लेकिन क्या ये मौका उस झगड़े को हवा देने का था? यही वजह है कि जब वो यहाँ आए तो उन्हें लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। केजरीवाल से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी यहां आए। गाड़ी से उतरते ही वो सीधे धरने पर बैठे पीड़ित परिवार के पास पहुंचे। कुछ देर उन्होंने वहीं दरी पर बैठकर उन लोगों से बात की। लेकिन फिर वो पीड़ित परिवार को गाड़ी में ले गए और करीब आधे घंटे तक उनसे बातचीत की। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। राहुल गांधी क्यों लगा रहे हैं? नारे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? राहुल गांधी क्यों लगा रहे हैं? यहाँ पर कुछ लोग उनके खिलाफ हाय हाय के नारे भी लगा रहे हैं। हालांकि क्या मकसद है? झूठी राजनीति नहीं चलेगी। जो बात करनी है पब्लिक प्लेस में आके करें, पब्लिक प्लेस में आके करें। जो बात करनी पॉलिटिक्स आ रही है, पॉलिटिक्स अब से पहले कहा था 4 दिन हुआ पड़े यहाँ पे 4 दिन। यहाँ पे एमएलए आम आदमी का है, ठीक है जी। बेटी अगर पानी बाहर नहीं बन जाती तो नहीं मरती है। पानी की वजह से बेटी मरी। आपको क्या लगता है राहुल क्यों पहुंचे? हाँ जी, आपको क्या लगता है राहुल क्यों पहुंचे? पॉलिटिक्स, हमें पॉलिटिक्स में नहीं लेना ये मैटर को। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि अचानक ये हमदर्दी क्यों? परिवार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि वो उन्हें न्याय दिलाने के लिए डटे रहे। मैंने परिवार से बात की। परिवार सिर्फ न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। न्याय मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और उनकी पूरी मदद होनी चाहिए और वो हम करेंगे। मैंने ये कहा है कि मैं उनके साथ खड़ा हूं, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक राहुल गांधी उनके साथ खड़ा है और 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला है। हालांकि राहुल से जब दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। पर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे के राजनीतिकरण में कल से ही लग चुकी है। इसीलिए दिल्ली महिला कांग्रेस ने कल कैंट इलाके में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के खिलाफ नारे लगाए। और आज पूरी दिल्ली में कांग्रेस कैंडल मार्च निकाल रही है। ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है जिससे मासूम की मौत के बहाने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा जा सके। जो कहते थे चुनाव के वक्त कि बहनों आपका भाई बैठेगा, एक आवाज लगाना, ना वो देश के प्रधानमंत्री आंसू पहुंचने गए। दूसरों को गाली देने के लिए प्रधानमंत्री जी का ट्वीट कपाल भाती की तरह ट्वीट होता है। इस बेटी के लिए, इस परिवार के लिए एक ट्वीट नहीं करता। मगर एक सिलेक्टिविज्म के साथ, एक चयनात्मक रूप से किसी राज्य के रेप के विषय में चिंता प्रकट करना और किसी राज्य के रेप के विषय में चिंता प्रकट न करना, यह देखते हुए कि किस राज्य में किसकी सरकार है, यह भी अपने आप में एक जघन्य अपराध है। रेप होता है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो।
हालांकि जो आरोप संबित पात्रा कांग्रेस पर लगा रहे हैं, वही सवाल उन पर भी उठता है, क्योंकि अगर वो बलात्कार जैसे मामले पर राजनीति को गलत मानते हैं, तो इस वक्त उन्हीं राज्यों के नाम क्यों गिना रहे हैं जहां गैर बीजेपी दलों की सरकार है। जब ऐसी कोई घटना राजस्थान या छत्तीसगढ़ में होती है तो बीजेपी भी यही करती है, जबकि यूपी के मामले में चुप्पी साध ली जाती है। अपराध के आंकड़े जुटाने वाली संस्था एनसीआरबी के मुताबिक बलात्कार के सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में रिपोर्ट किए जाते हैं, तो दूसरे नंबर पर यूपी है, जहां हर दिन औसतन 8 बलात्कार होते हैं, और तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, जहां रोजाना रेप की 7 घटनाएं दर्ज होती हैं। यानी अपराधी ये नहीं देखते कि राज्य में सरकार किसकी है, इसीलिए नेताओं को भी राज्य की सरकार को देखकर हमदर्दी दिखाने या सवाल उठाने की सियासत नहीं करनी चाहिए, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी। कुल मिलाकर के जहां एक तरफ इस मुद्दे पर राजनीति गर्म है, वहीं सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि महिला सुरक्षा को लेकर इतनी बातें की जाती हैं, आंदोलन हुए, कानून कठोर बने, बावजूद इसके महिलाओं और खासतौर पे छोटी बच्चों की सुरक्षा जो है वो अभी भी भगवान भरोसे ही है। कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ जयनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। हम आपसे बात कर रहे थे कि कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बच्ची के कथित बलात्कार और हत्या के मामले में राजनीति करते हुए नजर आए। खुद सीएम ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, लेकिन अब जो रिपोर्ट आपको दिखाएंगे वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के दावों पर सवाल उठाती है। दिल्ली की सड़कों पर ऐसे गड्ढे अब आम होते जा रहे हैं। दक्षिण दिल्ली के भिकाजी कामा प्लेस में सड़क टूटने से बना ये गड्ढा लगातार बड़ा होता जा रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से इसे भरने और इसकी मरम्मत के लिए अब तक कुछ नहीं किया गया है। 8 मीटर चौड़ा गड्ढा यहाँ पे बना हुआ है, सड़क आपको धसी हुई नजर आएगी। आप ये देखिए कि ये कितना खतरनाक है, कभी भी जो फुटपाथ है वो भी बैठ सकता है यहाँ पे। तस्वीरों में आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि ये गड्ढा कितना खतरनाक है, आसपास लोगों को खतरा ना हो इसकी वजह से पुलिस ने बैरिकेड तो लगा दिए हैं, पर बाकी सारी चीजें नहीं हुई हैं। अभी तक ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी इस पर कुछ बोलने के लिए तैयार हुआ है और ना ही यहाँ पे कुछ की जा रही है सुविधाएं। अभी आप देख सकते हैं कूड़ा जितना फेंका जा रहा है, आप इससे ही समझ सकते हैं कि ये गड्ढा कितने दिन से। हम आपकी बात उन्हीं लोगों से कराएंगे जो यहाँ पे रहते हैं, जिनका काम यहाँ पे। भैया ये दुकान आपकी है? हाँ जी। यहीं पे आप दुकान लगाते हैं? हाँ जी। ये बताइए ये कब से है? ये एक हफ्ते से। अच्छा, एक हफ्ता हो गया, पहले भी इतना ही था? नहीं, पहले छोटा था, अब बड़ा हो गया धीरे धीरे। कोई अधिकारी वगैरह आए थे इसको देखने के लिए, बनाने के लिए कुछ? अभी तो नहीं आया, मैं किसी को तो नहीं देखा हूँ। नहीं। अच्छा, तो जिस तरह से सड़क धंस रही है, आपकी दुकान बिल्कुल पास में, आपको नहीं लग रहा है खतरा है बहुत ज्यादा? ये तो है, यहाँ पे धंस जाएगा, ये पटरी भी धंसने वाला है धीरे धीरे। लोगों की जान के लिए खतरा बन चुका ये गड्ढा भरा इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि सरकार के 2 विभाग पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। इसको हमारे नोटिस में आते ही हम लोग वहाँ पहुँचे थे और एक दिल्ली जल बोर्ड की लाइन है जो कि सेटिल हो गई है, उसको सुधारने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को लिखा गया है और वो फाइंड आउट कर रहे हैं और जैसे ही वो रिपेयर करेंगे इसको हम रिस्टोर कर देंगे। बारिश ने दिल्ली की सड़कों की पोल खोल दी है, जहां तहां सड़क इसी तरह टूट रही है। बीच सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन रहे हैं। कुछ दिन पहले आईआईटी फ्लाईओवर के नीचे की सड़क भी धंस गई थी और बीच सड़क पर काफी बड़ा गड्ढा बन गया था। कोरोना की दूसरी लहर में देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का जो सच सबके सामने आया वो डराने वाला था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके बाद भी हमने कोई सबक नहीं सीखा और इसका सबूत है जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। दूसरी लहर में किस तरीके से हाहाकार मचा, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर हो, चाहे वो अस्पतालों में बेड्स को लेकर हो, इलाज को लेकर हो, सब कुछ सच सबके सामने है कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके से चरमरा गई थी। हम बात तो करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो जो तस्वीरें अस्पतालों से निकलकर सामने आई
वो डराने वाली थी। ये बिहार के सहरसा का सदर अस्पताल है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सांप के काटने पर 1 साल के एक बच्चे को यहाँ उपचार के लिए लाया गया, लेकिन इलाज किस तरह हुआ वो चौंकाने वाला है। अस्पताल में बिजली थी नहीं, बच्चे की हालत बिगड़ रही थी और इसीलिए मोबाइल की लाइट जलाकर इलाज करना पड़ रहा था। एक मासूम की जिंदगी के साथ इतनी बड़ी लापरवाही के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? अस्पताल प्रशासन का कहना है कि बिजली चली गई थी और जनरेटर इसलिए नहीं चल सकता था क्योंकि उसमें डीजल नहीं था। सवाल यह है कि क्या इसी तरह हम कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? इस मासूम को देखिए आप, सांप ने काट लिया है। उपचार के लिए माता पिता अस्पताल लेके पहुंचे तो बिजली गुल, और लगता है कि शायद इन तस्वीरों की हमें आदत पड़ चुकी है। इस तरीके की अव्यवस्था की हमें आदत पड़ चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।